हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रिपल एस एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पढ़ते हैं SSAC का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नेम रहेगा ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। कल हमने स्टूडेंट्स पढ़ा ग्रीन मैन्योरिंग की डेफिनेशन और उसके मेथड्स, जिसमें हमने इन सिटू मेथड्स की स्टडी कर ली। आज आपका हमारा जो टॉपिक है ग्रीन लीफ मैन्योरिंग, यानी कि हरी पत्तियों से हरी खाद देना। सेकंड प्रोसीजर है, ये सेकंड मेथड है ग्रीन मैन्योरिंग का। फर्स्ट जो मेथड था वो इन सिटू मेथड था जो कल हमने पढ़ लिया। तो सेकंड मेथड का नेम है ग्रीन लीफ मैन्योरिंग, यानी कि हरी पत्तियों से हरी खाद देना। तो जहाँ पे नेम ही आ गया पत्तियाँ, यानी कि हरी पत्तियों को दबाना है हमने खेत में या मिट्टी में सॉइल को पलटने वाले हल से। लेकिन प्रोसीजर क्या रहेगा कि डेफिनेशन या प्रोसीजर ये है कि स्टूडेंट्स इस विधि में हमने क्या करना होता है कि हरी खाद की जो भी फसल है जैसे सनई, ढेंचा, गवार, लोबिया, इसको किसी दूसरे खेत में बोते हैं अपन, ठीक है। और फिर जो हमारा मेन फील्ड है जहाँ पे हमने क्रॉप लगा रखी, जो खेती करने वाला हमारी जो ज़मीन है वहाँ पर फिर ला करके उन जो फसलों की पत्तियाँ हैं उनको दबा देते हैं मिट्टी के अंदर या भूमि में जोत देते हैं। यहाँ पे हम हरी पत्तियों के फॉर्म में हम वनों की जो पत्तियाँ होती है, वनों से प्राप्त होने वाली जो पत्तियाँ हैं वो भी काम में ले सकते हैं। वैसे हम ग्रीन मैन्योरिंग वाली क्रॉप्स को दूसरे खेत में लगा करके जैसे सनई, ढेंचा, गवार, लोबिया, बरसीम, इनकी पत्तियों को फिर हमारे अपने खेत में ला करके दबा देते हैं मिट्टी पलटने वाले हल की सहायता से। तो ये कहलाता है ग्रीन लीफ मैन्योरिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो ग्रीन मैन्योरिंग की जो क्रॉप्स हैं कल आपको बता दिया मैंने एग्जाम्पल कि ग्रीन मैन्योरिंग में जो भी क्रॉप्स हम यूज़ करते हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स एंड नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स। कल आपको बता दिया वैसे ग्रीन मैन्योरिंग में 2 प्रकार की फसलें हम यूज करते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स एंड सेकंड नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स, नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स, लेग्यूमिनस क्रॉप्स एंड नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स। तो लेग्यूमिनस क्रॉप्स वे होती हैं दलहनी फसलें, फॉर एग्जांपल जैसे कि सनई हो गया, ढेंचा हो गया, गवार, लोबिया, बरसीम, पिली पेसारा एक्सेट्रा। नॉन लेग्यूम क्रॉप्स जैसे जौ, गेहूँ, राई, जई एक्सेट्रा। तो हम इन फसलों को यूज करते हैं ग्रीन मैन्योरिंग के लिए। नेक्स्ट, जो हरी खाद देने की जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं अपने टेक्निक्स ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग। हेडिंग क्या रहेगा स्टूडेंट्स? हेडिंग रहेगी हमारी टेक्निक्स ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग, हरी खाद देने की तकनीकी, हरी खाद की तकनीकी या हरी खाद देने की तकनीक, टेक्निक ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग। तो कई सारी तकनीकियों का उपयोग कर सकते हैं जब हम ग्रीन मैन्योरिंग कर रहे होते हैं। कई विधियों को ध्यान में रख सकते हैं, कई तकनीकी या टेक्निक अपना करके हम ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो पढ़ते हैं 1 बाय 1 तकनीकों के बारे में। फर्स्ट जो टेक्निक है उसका नेम है सोइंग ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स, यानी कि हरी खाद की फसल की बुआई कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए हरी खाद की फसल की बुआई फील्ड में। ये पहली टेक्निक है, तकनीक है हमारे पास में, सोइंग ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। तो ग्रीन मैन्योर की जो भी क्रॉप्स हैं, हरी खाद की जो भी फसलें हैं उनको कब बोना चाहिए फील्ड में। तो हरी खाद की फसलों को बोने का जो उचित टाइम है स्टूडेंट्स वो है मानसून की वर्षा के साथ ही हरी खाद की फसलों को खेत में लगा देना चाहिए। यानी कि जैसे ही पहली मानसून की वर्षा स्टार्ट हुई है, बारिश हुई है, उसके साथ ही जस्ट बाद ही हरी खाद की फसल को खेत में लगाना शुरू कर देना चाहिए। ये फर्स्ट तकनीकी है हरी खाद देने की। नेक्स्ट, सेकंड जो टेक्निक है वो है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, यानी कि सस्य क्रियाएं
हरी खाद लगा दी, उसमें कब कौन सी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हमने करनी है, कौन सी सस्य क्रियाएं करनी है। तो इसमें हरी खाद जब भी हम देने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा कोई एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि हरी खाद जो फील्ड में लगाई है उसके बीज यानी कि सीड रेट पे हमने ध्यान देना है। बीज ज़्यादा मात्रा में हमने लेना है जब हम इसको फील्ड में लगा रहे होते हैं। तो क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा संख्या में हम ग्रीन मैन्योरिंग लेंगे तो उसके साथ साथ में हमने क्या करना है कि जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं, बीज को लगाते समय फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र डाल देना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो मिट्टी के अंदर फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है और उसके साथ साथ में फास्फोरस के साथ साथ नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी हो जाता है। नेक्स्ट, ब्राइंग ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप इन दी सॉइल, यानी कि हरी खाद की फसल को मिट्टी में दबाना। हरी खाद की फसल को हमने मिट्टी में दबाना है। ये थर्ड टेक्निक है स्टूडेंट्स। कैसे दबाना है कि जो भी हमने ग्रीन मैन्योरिंग की कोई भी क्रॉप लगा दी फील्ड में, फिर उसको दबाने का प्रोसीजर क्या रहेगा, सॉइल में कितने दिनों बाद में, कितने सप्ताह के बाद में हमने लगाना है, ये टेक्निक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हरी खाद जब भी हमने लगाई है, सनई, गवार, ढेंचा, लोबिया, इनको 6 से 8 वीक जब हो जाएं तो इनको मिट्टी में दबा देना चाहिए, मिट्टी को पलटने वाले हल की सहायता से। जो सनई की जो क्रॉप है उसको 8 सप्ताह से पहले ही खेत के अंदर दबा देना चाहिए। या फिर जो ढेंचा वगैरह हैं, ये गवार, लोबिया वगैरह हैं, इनको 6 से 8 सप्ताह के अंदर अंदर यानी कि फूल आने तक की या फूल आने के पूर्व की अवस्था में ही हमें फील्ड में दबा देना चाहिए। अब ये क्या करती हैं कि ये फास्फोरस की मात्रा सॉइल में रख देती हैं। ये क्रॉप्स, हरी खाद वाली जो फसलें होती है वो, हरी खाद वाले जो पौधे होते हैं वो फास्फोरस की मात्रा को बढ़ा देते हैं सॉइल में। इसके साथ साथ में फास्फोरस क्या करता है, जड़ों को मजबूत बनाता है और नाइट्रोजन का भी अच्छी मात्रा में वृद्धि कर देती है ये सारी जो क्रॉप्स होती हैं ग्रीन मैन्योरिंग वाली। तो कहने का मतलब है सॉइल के लिए अच्छी होती हैं ये और उसकी फिजिकल कंडीशंस में इम्प्रूव लाती हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक रहेगी फोर्थ, वो है हरी खाद की फसल को दबाने व अगली फसल को बोने के बीच में अंतराल, यानी कि कितना गैप हमें रखना चाहिए। जो हरी खाद की फसल हमने लगाई है और अगली फसल को यानी कि बोना है हमने और अभी जो ग्रीन मैन्योरिंग की क्रॉप है उसको दबाना है, तो दोनों के बीच में गैप क्या रहेगा, कितना अंतराल हमने रखना है, इसके बारे में हमने ध्यान में रखना है। तो हमें ज़्यादा मात्रा में अंतराल, पर्याप्त अंतराल रखना चाहिए ग्रीन मैन्योरिंग की क्रॉप को फील्ड में दबाने और जो नेक्स्ट क्रॉप हम फील्ड में लगा रहे हैं तो उसके बीच का जो गैप होता है वो पर्याप्त रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी ग्रीन मैन्योरिंग वाली क्रॉप्स हमने फील्ड में दबाई है उसका पहले डीकम्पोजिशन हो जाना चाहिए अच्छे तरीके से, वो अपघटित हो जानी चाहिए, सॉइल में पूरे तरीके से मिल जानी चाहिए। अगर उसको हम यानी कि पहले ही दबा देंगे तो वो मटेरियल है वो ज़्यादा मात्रा में, बड़ी मात्रा में बना रहेगा, जिससे उसका सॉइल पर हो सकता है विपरीत प्रभाव पड़े। तो हमें पहले जो भी ग्रीन मैन्योरिंग की क्रॉप्स हमने लगा रखी हैं उसको जब हम दबा रहे हैं तो उसको पहले डीकम्पोजिशन उसमें हो जाए, तब हमें नेक्स्ट क्रॉप को लगाना चाहिए, बोना चाहिए या नेक्स्ट फसल की बुआई हमें करनी चाहिए फील्ड में। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है हरी खाद के साथ साथ में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को देना, यानी कि हेडिंग हमारी रहेगी ग्रीन मैन्योरिंग कंजक्शन विद इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ग्रीन मैन्योरिंग कंजक्शन विद इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, यानी कि हरी खाद जब हम दे रहे हैं तो इसके साथ साथ में अकार्बनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करना चाहिए। अकार्बनिक फर्टिलाइजर्स जैसे कि हरी खाद का हमने ज़्यादा लाभ लेना है तो इसके साथ साथ में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ भी हमें करना चाहिए।
जैसे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का साथ में यूज़ करना चाहिए, बोरॉन का यूज़ करना चाहिए, मोलिब्डेनम का यूज़ करना चाहिए। इनसे क्या होता है कि एक तो सॉइल में फास्फोरस की मात्रा बढ़ती है, दूसरा इनसे नाइट्रोजन की मात्रा में भी वृद्धि होती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी अच्छा होने लगता है। चूँकि फास्फोरस जड़ों को मजबूत करता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना चाहिए ग्रीन मैन्योरिंग के साथ साथ में, और बोरॉन फर्टिलाइजर्स भी डालने चाहिए, मोलिब्डेनम भी हमें, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी हमें यूज़ करने चाहिए। तो ये थी टेक्निक्स ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारी हेडिंग रहेगी एडवांटेज ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग, ग्रीन मैन्योरिंग के लाभ। एडवांटेज ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग या ग्रीन मैन्योरिंग के लाभ, यानी कि हरी खाद के लाभ क्या क्या है। हरी खाद के लाभ, एडवांटेज ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग या हरी खाद के लाभ नेक्स्ट हमारा टॉपिक या हेडिंग है। तो हरी खाद के बहुत सारे लाभ हैं स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम पढ़ते हैं। फर्स्ट जो लाभ होता है वो होता है कि सॉइल में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ में जो माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, उनकी संख्या में भी वृद्धि होती है, यानी उनको लाभ होता है। सेकंड, हरी खाद देने से नाइट्रोजन तत्व का योग होता है सॉइल में, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है सॉइल में। सॉइल की संरचना में सुधार आता है ग्रीन मैन्योरिंग से। सॉइल की जो जल धारण क्षमता है उसमें वृद्धि होती है और जल अवशोषण में भी वृद्धि होती है। इसके साथ साथ में ग्रीन मैन्योरिंग से सॉइल की जो अधोसतह होती है उसमें भी इम्प्रूव आता है। और जो ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं तो इसमें लेग्यूमिनस क्रॉप्स हम लगाते हैं तो सॉइल का इरोजन कंट्रोल होता है उससे, यानी कि सॉइल इरोजन में भी कमी आती है। और ग्रीन मैन्योरिंग से जो क्षारीय सॉइल्स बन जाती है या जो लवणीय सॉइल्स बन जाती है उनमें सुधार होता है। कहने का मतलब है पीएच में कमी आती है ग्रीन मैन्योरिंग से। ग्रीन मैन्योरिंग से फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन आदि जो पोषक तत्व होते हैं उनकी सुलभता बढ़ती है सॉइल्स में। और इसके साथ साथ में सॉइल की संरचना जो है वो ग्रैन्युलर होती है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, इनफिल्ट्रेशन रेट बढ़ती है सॉइल की। इसके साथ साथ में यानी कि सॉइल के अंदर जो ऊपरी सरफेस होती है सॉइल की उसमें पोषक तत्वों में वृद्धि होती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस के साथ साथ में सॉइल्स में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उनकी संख्या में भी वृद्धि होती है। अनेक फसलों को ग्रीन मैन्योरिंग से लाभ होता है और कार्बनिक पदार्थ में तो वृद्धि होती ही होती है ग्रीन मैन्योरिंग से। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग, हरी खाद की हानियाँ। तो स्टूडेंट जहाँ पे ग्रीन मैन्योरिंग के लाभ है वहाँ पे कुछ हानियाँ भी है। फर्स्ट जो हानि है वो ये है कि ग्रीन मैन्योरिंग को कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ नमी में कमी आती है, यानी कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में या असिंचित क्षेत्रों में जहाँ पे इरिगेशन नहीं होता वहाँ पे ग्रीन मैन्योरिंग यूज़ नहीं कर सकते हम, ये क्योंकि ये नमी में कमी ला देती है। इसके साथ साथ में ग्रीन मैन्योरिंग से कीड़ों का भी प्रकोप बढ़ जाता है, अनेक प्रकार की डिजीज फैलने लगती है। ग्रीन मैन्योरिंग से खरीफ की फसल जो है उसका लॉस होता है, खरीफ की फसल नहीं लगा सकते हम ग्रीन मैन्योरिंग से। इसके साथ साथ में ग्रीन मैन्योरिंग से लागत आती है, यानी कि जब ग्रीन मैन्योरिंग करेंगे लेबर लगती है, लागत बहुत ज़्यादा लगती है, महंगी पड़ती है ग्रीन मैन्योरिंग। इसके साथ साथ में जो ग्रीन मैन्योरिंग हमने लगाई है तो जितना अगर वर्षा नहीं होएगी
होगी, बरसात नहीं होगी, तो जितना लाभ ग्रीन मैन्योरिंग का होना चाहिए वो नहीं मिलेगा, यानी कि कम लाभ मिलता है ग्रीन मैन्योरिंग से जब वर्षा नहीं होती तो। और इससे कीड़े भी फैलते हैं, कीड़ों का प्रकोप बढ़ता है, अनेक प्रकार की डिजीज आ जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी की और भी कमी आ जाती है ग्रीन मैन्योरिंग से। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे स्टूडेंट। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, ग्रीन मैन्योरिंग की टेक्निक्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो यानी कि सॉइल की फिजिकल कंडीशन में इम्प्रूव आता है, उसकी स्ट्रक्चर है वो ग्रैन्युलर बनती हैं, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती हैं, जल अवशोषण में भी वृद्धि होती है, पीएच में कमी आती है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनकी सुलभता होती है। इसके साथ साथ में जो सॉइल में एरेशन बढ़ता है, उसके जो सैंडी पार्टिकल्स होते हैं उनमें सुधार आता है, और जो कई अन्य जैसे न्यूट्रिएंट हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र जैसे कि फास्फोरस से जो क्रॉप्स की जड़ें हैं वो मजबूत होती हैं ग्रीन मैन्योरिंग करने से। यानी कि ग्रीन मैन्योरिंग से ओवरऑल देखें तो सॉइल की फिजिकल कंडीशंस में इम्प्रूव लाती है ग्रीन मैन्योरिंग। तो ये था टॉपिक स्टूडेंट्स। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।